अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बलूचिस्तान एक ऐसी सरज़मीन जिनके मसाइल पर हर ज़ुबान बोलती है लेकिन हल कहीं खो जाता है। बलूचिस्तान के सियासतदान दावे करते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन अवाम आज भी पूछती है कि उनका मुस्तकबिल का हल कब निकलेगा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें हवामी खिदमत और सियासी बसीरत के हवाले से जाना जाता है, रऊफ़ रिंद साहब। आज हम उनसे पूछेंगे कि उनके दावों में कितना वज़न है और उनकी सियासत अवाम के लिए है या सियासत के लिए, और क्या वो नई नस्ल के ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आप हमें टाइम दे रहे हैं। आपसे ये जानना चाहते हैं कि अवामी खिदमत और सियासत की तरफ आपका रुझान कैसा रहा? जी सर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने इस चैनल का प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड किया। आपके क्वेश्चन का जवाब मैं ज़रूर दूंगा, मगर स्टार्टिंग में थोड़ा मैं अपना चाहूँगा थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हवाले से, स्पेशली जो आज की जो हमारी यूथ है, नौजवान नस्ल है, वो असल में हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनके बारे में वो कम जानती है, तो थोड़ा सा मैं टच दूंगा। मेरा असल में ताल्लुक़ बलूचिस्तान के ज़िला खेत से है, जो मकरान डिवीज़न का हेडक्वार्टर है। मेरे वालिद साहब मीर मोहम्मद अली रिंद साहब एक पॉलिटिकल शख्सियत थे। मैं स्टार्ट जो है उनके बड़े भाई हाजी मीर अली अकबर रिंद साहब, ये उस टाइम जब जो है मजलिस शूरा में मकरान की जो है एक सीट हुआ करती थी, तो उस वक्त से मैं स्टार्ट लेना चाहूँगा। जब मजलिस शूरा का दौर था पाकिस्तान में, तो पूरे मकरान डिवीज़न की मजलिस शूरा की एक सीट हुआ करती थी। तो मेरे चाचा हाजी मीर अली अकबर रिंद साहब, उन्होंने जो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने जो है मकरान को 11 साल मजलिस शूरा में रिप्रेजेंट किया है। फिर मेरे वालिद मीर मोहम्मद अली रिंद साहब, उन्होंने असल में अपना जो पॉलिटिकल करियर है वो एज अ बीडी मेंबर उस टाइम, जैसे आजकल जो लोकल बॉडीज़ के सिस्टम हैं, उस टाइम थोड़ा एक मुख्तलिफ निज़ाम था, तो एज बीडी मेंबर इलेक्ट हुए थे। फिर बाद में जो है 1985, 1990 और 97 में एमपीए इलेक्ट हुए। फिर 2009 में वो सेनेटर रहे। तो उनका जो एक सियासी सफ़र था, फिर गौसबख्श बिजंजो के साथ जो है एक ऐसा टाइम था कि उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल में मेरे वालिद साहब जो है शामिल हुए। इसके अलावा मेरे कज़न हैं मीर असगर रिंद, जो कि वो भी 3 दफ़ा एमपीए इलेक्ट हुए हैं। वो 2000 जो है 2 में एमपीए इलेक्ट हुए हैं, 2008 में, और 2024 में भी। राइट नाउ ही इज़ पार्लिमानी सेक्रेटरी एनर्जी डिपार्टमेंट बलूचिस्तान। और मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है, जो मेरा जो पॉलिटिकल सफ़र है वो 2005 से स्टार्ट हुआ था, व्हेन आई वाज इलेक्टेड एज डिस्ट्रिक्ट नाज़िम केज। तो उसके बाद जो है मैंने 2018 के इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया था। आई वन जो है इन 2018 के इलेक्शंस में। तो आई वाज एडवाइज़र विद द स्टेटस ऑफ मिनिस्टर फिशरीज़ बलूचिस्तान। तो उस हवाले से है। और बाकी जो आपका क्वेश्चन है, देखें जिस तरह जो मैंने अपने फैमिली के हवाले से जो बैकग्राउंड बताया, देखें हम सियासत को खिदमत समझते हैं। हम ये समझते हैं कि जो सियासत का सर चश्मा है वो अवाम है। ये मेरे जो है वालिद का अपने अवाम के साथ एक इस तरह का क्लोज़ रिलेशन था कि जितने साल आप उनकी 30-35 साल पॉलिटिकल स्ट्रगल थी, तो उनके पास कोई भी एक आम जो है वर्कर या किसी भी इलाके का शख्स आता था, जब तक मतलब वो हयात थे, तो उन्होंने कभी उनसे नहीं पूछा कि आपका किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ है। वो अवाम की खिदमत पर बिलीव रखते थे, और हमारा भी यही मिशन है। मैं भी उनके मिशन को लेके आगे चलना चाहता हूँ, मगर कुछ इस मुल्क में मामलात हैं, स्पेशली अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूँ, तो सॉरी टू से मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स को बिल्कुल डीरेल किया जा रहा है। एक जो जमहूरी तर्ज अमल है उसको पनपने नहीं दिया जा रहा है। अगर अवाम की मैं बात करूं, तो अवाम का जो राइट ऑफ वोट है, हक के राय दही, उससे अवाम को महरूम किया जा रहा है। तो इन हालात में अब जो है आज की जो पॉलिटिक्स है उसमें काफ़ी मैं समझता हूँ चीज़ों में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है,
کیونکہ دیکھیں ہم جو سیاسی لوگ ہیں وہ عوام کی ووٹ کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں. تو جب تک عوام کی ووٹ کی عزت نہیں ہوگی، عوام کو جو حق رائے دہی اپنا جو ہے صحیح اپنا نمائندہ چننے کی جو ہے اجازت نہیں ہوگی، یا اس کو وہ موقع فراہم نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ پولیٹیکل کوئی بھی پارٹی ہو، اسپیشلی اگر بلوچستان کی بات کریں یا پاکستان ایز اے ہول بات کریں، وہ پولیٹیکل پارٹی پنپ سکتی ہے اس ملک میں. اچھا رند صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، چونکہ آپ نے اپنی گفتگو میں یہ ذکر کیا کہ کہیں عرصوں سے آپ کے اور آپ کی فیملی کا سیاسی سفر کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے تھے، تو کہیں عرصوں سے آپ کے اور آپ کے فیملی کا دشت من تب میں حکمرانی ہے. جی جی. تو آپ کی نظر میں اس وقت موجودہ دور میں بلوچستان کے عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا، اور آپ کی نظر میں ان کا حل کیا ہے؟ دیکھیں اگر ہم بلوچستان ایز اے ہول اگر ہم بات کریں تو میں سمجھتا ہوں اس وقت بلوچستان ایز اے ہول سب سے جو بڑا مسئلہ ہے دیٹ از لا اینڈ آرڈر سچویشن. لا اینڈ آرڈر سچویشن ہماری اس طرح سے ہے کہ اسپیشلی اگر بلوچستان کے ہم بی ایریاز کی بات کریں، وہاں جو ہے پوٹینشیل بہت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کے غریب لوگ ہیں وہ ترقی کریں، وہاں علاقوں میں ڈیولپمنٹ آئے. اور دوسرا اگر ہم مکران کی اگر ہم بات کریں، دیکھیں مکران کے 3 جو ہے وہ ضلع ہیں. مکران کا ہیڈ کوارٹر دیٹ از تربت. تربت جو ہے ٹوٹلی ایک بارڈر جو ہے بیسڈ ایریا ہے. وہاں کا جو لوگوں کا گزر بسر ہے، ذرائع معاش ہے، اٹ ڈیپینڈز آن دا بارڈر ٹریڈ. اگر ہم گوادر کی بات کریں تو گوادر جو ہے ایک کوسٹل بیلٹ ہے. کوسٹل بیلٹ کے ساتھ وہاں کے لوگوں کا بسر بھی جو ہے وہ بارڈر ٹریڈ پہ ہے. پنجگور کی اگر ہم بات کریں تو پنجگور جو ہے پنجگور از ایگریکلچر جو ہے ایگریکلچری رچ ڈسٹرکٹ. وہاں بھی لوگوں کا ایک کافی اب میں سمجھتا ہوں کہ بارڈر ٹریڈ. تو مجموعی طور پہ اگر ہم مکران کی بات کریں تو ہمارا سب سے بڑا جو ایشو ہے بارڈر ٹریڈ پر ہے. تو بارڈر ٹریڈ دیکھیں غریب عوام کو وہاں جب تک بارڈر ہے کھلا ہے تو ان کے گھر کے چولہے جل رہے ہیں. بارڈر بند ہے تو ان کا جو ہے گزر بسر کرنا، اپنے بچوں کو پالنا، اور نہ وہاں کوئی فیکٹری ہے، نہ کوئی مل ہے، نہ کوئی اور ذرائع معاش ہے. تو لا اینڈ آرڈر سچویشن کو دیکھیں ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جب تک لا اینڈ آرڈر سچویشن بلوچستان میں ٹھیک نہیں ہوتی، نہ وہ ڈیولپمنٹ پاسبل ہے، نہ وہاں سرمایہ کاری پاسبل ہے، نہ ہم کسی کو انوائٹ کر سکتے ہیں کہ اسپیشلی اگر کوسٹل بیلٹ کی بات کریں تو کوسٹل بیلٹ میں دیکھیں بہت پوٹینشیل ہے. اب ہمیں وہاں انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب تک لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے تو کوئی انویسٹر بھی آنے کو ریڈی نہیں ہے.